मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथलॉजिकल. इन दिस सेशन डूइंग सम इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर जिपमैट एग्जामिनेशन लास्ट रिवीजन. स्टार्ट करते हैं सेशन को. एंड इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना. साथ में ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन. यू कैन ऑल्सो लाइक दिस सेशन एंड ज्वाइन द व्हाट्सएप चैनल एज वेल. सो फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले डी आई सेट करते हैं. मिसिंग डी आई सेट. अ टीचर कीप्स डेटा ऑन स्टूडेंट्स tabulated by performance and gender of the student. The data is on a computer disk, but unfortunately, some of it is lost due to a technical glitch. Only the following data could be recovered. हमें कुछ डेटा गिवन है जो कि ये दिया है और बाकी डेटा मिसिंग है. There are two questions on this set. पॉज करके पहले सॉल्व करो. तो जेंडर मेल एंड फीमेल, एवरेज, गुड एंड एक्सीलेंट, एंड टोटल वैल्यूज. कुछ वैल्यूज पता है. Expert committee was formed which observed that the following facts were self-evident. Half of students were either excellent or good. Like good and half together constitute 50% of the students. Then 40% of the students were females. 40% are females, so 32 must be 40% of total. तो टोटल क्या हो जाएगा? 40% which is equal to 2/5. तो 2/5 of total is equal to 32. यहाँ से टोटल हमारा आ जाएगा इक्वल टू 8. 40% 32 है, 10% होगा 8, तो 100% आ जाएगा 80. टोटल स्टूडेंट्स आर 80, 32 फीमेल्स हैं, तो रिमेनिंग विल बी मेल्स विच इज इक्वल टू 48. 48 are males, 32 females, total 80. और then half of students are either excellent or good. So out of this total 80, half of them यानी 40 are either good or excellent. अब good हमारे 30 पता ही है. So if good are 30, excellent will be equal to 10. Total excellent are 10, but male excellent are equal to 10. यानी कि female students which are excellent are equal to 0. और पहला क्वेश्चन भैया, how many students are both female and excellent? That is equal to 0. Option A is the answer. Last data, 1/3 of the male students are average. 1/3 of male are average, यानी कि out of 14, 48, 16 must be average. 16 average है, 10 excellent है, बचे हुए 22 must be good. 22 good है, तो remaining good will be students will be females, यानी 8 females will be good. और टोटल हमारा 30 + 10 गुड एक्सीलेंट 40 था, तो एवरेज विल ऑल्सो बी 40 एंड फीमेल्स विच आर एवरेज विल बी इक्वल 24. नाउ सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ मेल स्टूडेंट्स अंडर द गुड कैटेगरी? गुड कैटेगरी में मेल स्टूडेंट्स हमारे हैं 22, टोटल है 30. 22/30 विल बी प्रोपोर्शन ऑफ मेल्स विच इज रफली 73% या 0.73. ठीक है, ऑप्शन बी इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द परसेंटेज ऑफ पीपल हु लाइक क्रिकेट एंड हॉकी बोथ इज which of the following? Cricket and hockey both. Cricket is represented by a triangle, hockey is represented by a rectangle or square, और टेनिस इज रिप्रेजेंटेड बाय ए सर्कल. अब हमें चाहिए परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक क्रिकेट एंड हॉकी बोथ, यानी कि टोटल डेटा चाहिए और टोटल में से कितने ऐसे हैं विच लाइक क्रिकेट एज वेल एज हॉकी. तो क्रिकेट एंड हॉकी यानी कि ट्राइंगल में भी है और रेक्टेंगल में भी है. सो 2012 + 15, यानी द टोटल ऑफ 12 and 15 27. और टोटल वैल्यू क्या आएगा? 27 + 21 48 + 6 54 + 9 63 + 17 80 + 8. So 27/88. What will be the percentage value? अब रफली 27/90 होता, 30% होता. 30% होता अगर 27/90 होता, उससे छोटा है यानी 30% से स्लाइटली हायर होगा, तो ऑप्शन बी होना चाहिए आंसर. क्योंकि 27/90 होता अगर, दिस वुड हैव बीन एग्जैक्टली 30%. तो स्लाइटली हायर होगा बिकॉज बेस को हम छोटा कर रहे हैं. इजंट इट सो? तो ऑप्शन बी आंसर होना चाहिए. बाकी ऑप्शन हमारे दूर दूर हैं. और प्रिसाइज करना होगा तो 88 का 30% निकाल लो. 80 का 30% होगा 24, तो 26.4 will be 30% of 88. और 27 हमें चाहिए, यानी कि 0.6 ज़्यादा है, विच इज लेस देन 1%. तो ऑप्शन बी फॉर श्योर इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, A, B, C, D, and F and G and H are 8 family members and they are sitting around a circle facing toward the center. और फिर हमें कुछ डेटा गिवन है, फाइंड आउट करना है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ D एज पर द गिवन इंफॉर्मेशन. 8 फैमिली मेंबर्स हैं, दे आर सिटिंग अराउंड द सर्कल फेसिंग द सेंटर. Eight persons are there, 1 2 3 4 5 6 7 and 8, and everyone is facing the center. ठीक है, all are facing the center. अगर फेस टू फेस कर रहे हैं तो दिस विल बी लेफ्ट, दिस विल बी राइट. नाउ फर्स्ट इन्फॉर्मेशन, H is on the immediate left of A but is not the neighbor of E or D. H is on the left of A but is not the neighbor of E or D, यानी कि H के नेबर में ना तो E होगा ना ही D होगा. सेकंड इन्फॉर्मेशन, F is on the immediate right of A, यानी कि हमें A के आसपास का इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि A के लेफ्ट में H है, राइट में F है. एंड G is the neighbor of E. ठीक है, सो H, A and F इनको ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है, सो लेट अस से दिस इज इक्वल टू A, दिस इज A, सो F विल बी ऑन द राइट, H विल बी ऑन द लेफ्ट. और फिर H के लेफ्ट में ना तो E होगा ना D होगा. एंड देन G इज नेबर ऑफ E,
ओके ठीक है, सी इज बिटवीन ई एंड एफ, ई और एफ के बीच में सी है, तो एफ तो ऑलरेडी मैंने प्लेस कर दिया है, सो सी मस्ट बी बिटवीन ई एंड एफ, तो सी विल बी बिटवीन ई एंड एफ, ई को प्लेस करेंगे, एफ को प्लेस करेंगे, सी मिडिल में आ जाएगा। ओके ई भी प्लेस हो गया हमारा। अब डी हमें पता है डी इज नॉट एडजेसेंट टू एफ, एडजेसेंट टू एच, सॉरी एडजेसेंट टू एच नहीं होगा डी। और फिर क्या पता है हमें, जी इज नेबर ऑफ ई, तो जी आ जाएगा ई के बगल में, और फिर डी आ जाएगा इन दिस रिमेनिंग प्लेस, बच क्या गया, बी बच गया, तो बी मस्ट बी ऑन दिस प्लेस। सारे फिक्स हो गए। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ डी, सो डी इज बिटवीन बी एंड जी, बट बिटवीन बी एंड जी तो ऑप्शन में गिवन नहीं है, ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, तो यस ऑन द लेफ्ट ऑफ बी है, तो ऑप्शन ए आंसर होगा, ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी इज द पोजीशन ऑफ डी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डे डिड रोमा लीव फॉर चेन्नई इफ द वीक स्टार्ट्स ऑन मंडे। फिर हमें चार इन्फॉर्मेशन गिवन है, स्टेटमेंट गिवन है, स्टेटमेंट ए बी सी एंड डी, एंड वी हैव टू फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग आर सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन, सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन। कौन कौन से स्टेटमेंट से हम सफिशिएंटली आंसर कर सकते हैं कि ऑन विच डे रोमा लेफ्ट फॉर चेन्नई एंड द वीक स्टार्टेड ऑन मंडे। ठीक है, सो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। स्टेटमेंट ए कह रहा है रोमा टुक लीव फ्रॉम द ऑफिस 3 days बिफोर शी लेफ्ट फॉर चेन्नई, यानी जिस दिन लीव लिया है उससे 3 days बाद में शी इज लिविंग फॉर चेन्नई, इजंट इट सो? व्हेन शी इज लिविंग फॉर चेन्नई, उससे 3 दिन पहले लीव लिया, या फिर आफ्टर टेकिंग लीव राइट आफ्टर 3 days शी इज लिविंग फॉर चेन्नई। स्टेटमेंट ए इतनी सी बात कर रहा है, बट हमें डे तो मेंशन नहीं है। हमें अगर आंसर फाइंड आउट करना है, टू फाइंड आउट द आंसर वी नीड द डे, कोई डे का मेंशन तो होगा तब तो हम आंसर फाइंड आउट कर पाएंगे। तो अकेला ए हमें कोई भी डे की बात नहीं कर रहा है, कनेक्शन दे रहा है हमें बिटवीन द डे शी लेफ्ट फॉर चेन्नई एंड द लीव शी हैज टेकन, तो वो कनेक्शन है, बट हमें डे तो मेंशन नहीं है। स्टेटमेंट बी कह रहा है रोमा लेफ्ट फॉर चेन्नई 1 day आफ्टर हर मदर विजिटेड हर हाउस, बट व्हेन हर मदर विजिटेड हर हाउस दैट इज नॉट मेंशनड, बट 1 day आफ्टर शी लेफ्ट। तो अगर हम ए और बी को कनेक्ट करते हैं तो वहां से तो हमें कोई भी डे का इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे किसी भी दिन का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला, तो ए एंड बी टुगेदर कैन नॉट बी सफिशिएंट, ऑप्शन में भी गिवन नहीं है। सी कह रहा है रोमाज मदर विजिटेड ऑन ट्यूसडे एंड सैटरडे, सो हर मदर विजिटेड ऑन ट्यूसडे एंड सैटरडे। ठीक है, तो अगर हम ए और सी को कनेक्ट करें तो क्या ए और सी से वी कैन फाइंड आउट रोमा टुक लीव फ्रॉम द ऑफिस 3 days बिफोर शी लेफ्ट फॉर चेन्नई एंड रोमाज मदर विजिटेड, कोई भी कनेक्शन नहीं है और सी में, तो नॉट सफिशिएंट हो जाएगा। अलग अलग बातें कह रहे हैं, हमें डेफिनेटली आंसर नहीं पता चल रहा। बी एंड सी को कनेक्ट करें तो बी और सी को कनेक्ट करें, बी कह रहा है रोमा लेफ्ट फॉर चेन्नई 1 day आफ्टर हर मदर विजिटेड हर हाउस। ठीक है, सो एज पर बी एंड सी हम थोड़ा बहुत शॉर्टलिस्ट तो कर सकते हैं कि क्योंकि शी लेफ्ट फॉर चेन्नई 1 day आफ्टर, यानी कि शी माइट हैव लेफ्ट ऑन वेडनेसडे, और माइट हैव लेफ्ट ऑन संडे, तो दिस शॉर्टेंस की वेडनेसडे या फिर संडे, बट क्योंकि दो पॉसिबल आंसर्स हैं तो दिस इज ऑल्सो नॉट सफिशिएंट, ये भी सफिशिएंट नहीं है अपने आप में कि दो आंसर हमें दे रहा है, हमें एग्जैक्टली एक यूनिक आंसर चाहिए, तो यहाँ पे भी आंसर क्लियर नहीं होता, ऑप्शन बी भी हमारा आंसर पार्ट नहीं होगा। ऑप्शन सी, ए बी एंड सी को इंक्लूड कर रहे हैं तो बी और सी से मिल गया था वेडनेसडे संडे, और ए हमारा कह रहा है रोमा टुक लीव फ्रॉम द ऑफिस 3 days बिफोर शी लेफ्ट फॉर चेन्नई, तो क्या यहाँ से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि रोमा ने किस दिन लीव लिया है, तो पता ही नहीं हमको, इजंट इट? ये तो पता ही नहीं, तो ए को कनेक्ट करने के बाद में भी हम सफिशिएंटली फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, तो ए बी सी इज ऑल्सो नॉट सफिशिएंट। नाउ लास्ट केस ए सी एंड डी, ए कह रहा है टुक लीव फ्रॉम द ऑफिस 3 days बिफोर शी लेफ्ट फॉर चेन्नई, सी कह रहा है रोमाज मदर विजिटेड ऑन ट्यूसडे एंड सैटरडे, और डी कह रहा है रोमा डिड नॉट टेक लीव ऑन अ डे एडजेसेंट टू द डे ऑफ हर मदर्स विजिट, मदर का विजिट हुआ है ट्यूसडे और सैटरडे को, तो रोमा का लीव जो है दैट विल नॉट बी एडजेसेंट टू ट्यूसडे और सैटरडे, तो ट्यूसडे का एडजेसेंट डेज है हमारे मंडे एंड वेडनेसडे, तो रोमा ने मंडे या वेडनेसडे को लीव नहीं लिया होगा, isn't it so? Similarly, Saturday का एडजेसेंट है फ्राइडे एंड संडे, रोमा ने फ्राइडे और संडे को लीव नहीं लिया होगा। नाउ द ओनली पॉसिबिलिटी इज थर्सडे, तो रोमा मस्ट हैव टेकन लीव ऑन थर्सडे, और अगर लीव लिया है थर्सडे को, सो दैट एम्प्लाइज कि थर्सडे से 3 days बाद में शी मस्ट हैव लेफ्ट, यानी कि शी मस्ट हैव लेफ्ट ऑन संडे, तो ए सी एंड डी टुगेदर आर सफिशिएंट, ऑप्शन डी विल बी द आंसर इन दिस केस। क्या ये अप्रिशिएट कर पा रहे हो? तो बढ़िया सवाल तो, isn't it so? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अ स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चन। स्टेटमेंट कह रहा है अ प्रीमियर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट noticed a 40% drop in applications after introducing a mandatory descriptive essay assessment to its application process. Noticed a 40% drop in applications or come after introduction of a mandatory descriptive essay assessment. Conclusion number 1, candidates preparing for management entrance examinations are generally weaker in descriptive long form writing than in quantitative aptitude. क्या ये हम कंक्लूड कर सकते हैं स्टेटमेंट से? देखो ये तो हुआ है कि 40% ड्रॉप हुआ एप्लीकेशंस में, बट क्या ये कंक्लूड किया जा सकता है कि दे आर जनरली वीकर?
कैंडिडेट्स आर जनरली वीकर, क्या कंक्लूड कर सकते हैं? नहीं कंक्लूड कर सकते हैं। दिस इज वेरी वेरी ओवर सिंप्लीफिकेशन ऑफ द स्टेटमेंट, ऐसा जरूरी नहीं है। सेकंड वन, द डिस्क्रिप्टिव ऐसे असेसमेंट मे हैव एक्टेड एज अ बैरियर दैट डिस्करेज्ड अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी बन सकता है क्योंकि जो 40% ड्रॉप आया है ये बाद में ही आया है। एक बार असेसमेंट ऐसे असेसमेंट इंट्रोड्यूस किया, राइट आफ्टर दैट 40% ड्रॉप इज देयर, तो देयर माइट बी कनेक्टेड, दे माइट बी कनेक्टेड, तो एक कोरिलेशन पॉसिबल है। बस एक सीक्वेंस है ना कि पहले हमने ऐसे असेसमेंट लाया कॉलेज ने और फिर 40% ड्रॉप आया, बट तब भी ध्यान देना कि एक पॉसिबिलिटी है, डेफिनेट नहीं कह सकते कि इसी की वजह से हुआ होगा, देयर माइट बी सम अदर फैक्टर्स। तो यहाँ पे लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना है। कंक्लूजन हमारा कह रहा है मे हैव एक्टेड एज अ बैरियर, ये पॉसिबिलिटी की बात हमारा कंक्लूजन भी कह रहा है, ये भी सर्टेनली नहीं कह रहा है कि यही कारण होगा। ठीक है, सो देयर माइट बी अदर रीजंस एज वेल, सिंस मे हैव इज मेंशन्ड तो सेकंड इज अ करेक्ट कंक्लूजन, ऑप्शन बी आंसर होगा कि ओनली सेकंड फॉलोज। अगर मे की बजाय डेफिनेटली होता है तो फिर हम सेकंड को मार्क नहीं कर पाते, बिकॉज देयर माइट बी सम अदर रीजंस बिहाइंड दिस ड्रॉप इन द एप्लीकेशन फॉर्म्स। ओके, क्या ये अप्रिशिएट कर रहा है? तो लैंग्वेज हमेशा ध्यान से पढ़ना है कि कंक्लूजन हमारा किस लैंग्वेज में बात कर रहा है और कितना लॉजिकली फॉलो करेगा। ओके, नेक्स्ट question, statement conclusion based question, syllogism typical statement mentioned is some matrices are determinants and some determinants are vectors. So some matrices are determinants and then some determinants are vectors. So determinant of vector set may be there are some elements which are common. So this is our diagram. Conclusion number 1, no matrix is a vector. क्या ये कंक्लूड कर सकते हैं? देखो हमारे डायग्राम में ऐसा दिख रहा है, बट हमने वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो लिया है। मैट्रिक्स और वेक्टर में एलिमेंट्स कॉमन हो सकते हैं क्योंकि उनके बीच में कोई ऐसा हमने क्रॉस तो लगाया नहीं हुआ है। ठीक है, तो डेफिनेटली दिस इज पॉसिबल। तो ये कंक्लूड तो नहीं कर सकते क्योंकि पॉसिबल है। ओके, सेकंड, सम मैट्रिसेस आर वेक्टर्स, अब ये भी कंक्लूड नहीं कर सकते बट पॉसिबल है। ठीक है, तो ना तो फर्स्ट कंक्लूड कर सकते हैं अकेला, ना ही सेकंड कंक्लूड कर सकते हैं, बट ऑप्शंस को ध्यान से देखना। यहाँ पे ऑप्शंस हमारे गिवन है, ओनली वन फॉलोज दैट इज नॉट करेक्ट, ओनली टू फॉलोज दैट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, बट ईदर वन और टू फॉलोज दैट इज ऑल्सो मेंशन्ड। तो क्या वन और टू मिलके सारी पॉसिबिलिटीज को कंटेन कर रहे हैं? देखो, या तो ऐसा होगा कि नो मैट्रिक्स इज वेक्टर जैसे हमने डायग्राम बनाया, या फिर हो जाएगा, या फिर डायग्राम ऐसा बनेगा कि कुछ हमें एलिमेंट्स कॉमन मिल जाएंगे मैट्रिसेस और वेक्टर्स में भी, है कि नहीं? कुछ एलिमेंट्स हमें यहाँ पे भी कॉमन मिल जाएंगे। तो या तो नो एलिमेंट विल बी कॉमन, यानी नो मैट्रिक्स इज वेक्टर, ईदर सम मैट्रिसेस आर वेक्टर्स, सो ईदर वन और टू, दोनों में से कोई एक तो ट्रू होगा। तो ऑप्शन सी इज द आंसर। ऑप्शन सी कब आंसर होगा? जबकि दो ही केसेस पॉसिबल हो, कोई भी इनके अलावा केस पॉसिबल नहीं हो कि इधर नो मैट्रिक्स इज अ वेक्टर और सम मैट्रिक्स इज अ वेक्टर। ये ध्यान देना, सम ऑलवेज इंक्लूड्स ऑल। जब भी हम सम कहते हैं तो दिस ऑलवेज इंक्लूड्स ऑल, यानी कि अगर ऑल मैट्रिक्स इज अ वेक्टर्स ये भी हो जाएगा तब भी सम वाला पार्ट करेक्ट रहेगा। तो वो एक सेपरेट स्टेटमेंट नहीं है, ऑल वाला सम में इंक्लूडेड है। ठीक है, सो फर्स्ट और सेकंड में से कोई ना कोई एक जरूर फॉलो करेगा, हेंस ऑप्शन सी विल बी द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, ऑल बॉयज कैन प्ले, सम गर्ल्स कैन सिंग, ऑल गर्ल्स कैन कुक फूड एंड नो बॉय कैन स्टिच। अब यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट बॉयज के बारे में, कुछ स्टेटमेंट गर्ल्स के बारे में, तो डायग्राम बनाते समय कॉशियस रहना है। सारे स्टेटमेंट ना तो बॉयज के बारे में, सारे ना ही गर्ल्स के बारे में, तो सेपरेट डायग्राम बनेंगे। ऑल बॉयज कैन प्ले यानी कि बॉयज का सेट विल बी इनसाइड दैट ऑफ सेट ऑफ प्लेयर्स, एंड देन नो बॉय कैन स्टिच यानी कि बॉय का सेट और स्टिच के सेट के बीच में देयर इज नो कॉमनैलिटी। बीच में ब्रिज बना के क्रॉस कर दिया उसको, यानी कि कोई भी एलिमेंट हमारा बॉयज के सेट से स्टिच वाले सेट में पास नहीं कर सकता, ना ही स्टिच के सेट से कोई भी एलिमेंट बॉयज के सेट में पास कर सकता है। अब बात करते हैं गर्ल्स की, सम गर्ल्स कैन सिंग, तो गर्ल्स का सेट बनाया और सिंग के सेट में देयर मस्ट बी सम कॉमन एलिमेंट्स। क्योंकि यहाँ पे सिंग और स्टिच दोनों ही ऐसे थे, दैट इज वाई हमने फुल फॉर्म लिखा है, भाई कंफ्यूजन नहीं हो बाद में। ऑल गर्ल्स कैन कुक फूड, तो ऑल गर्ल्स कैन कुक फूड यानी कि गर्ल्स विल बी इनसाइड द सेट ऑफ कुक फूड। अभी हमारा डायग्राम हो गया। कंक्लूजन नंबर 1, नो गर्ल कैन प्ले, क्या ये कंक्लूड कर सकते हैं? अब गर्ल का सेट बिल्कुल सेपरेट है और बॉयज को प्ले वाला सेट बिल्कुल सेपरेट है, ये कंक्लूड नहीं किया जा सकता, तो नॉट करेक्ट। सेकंड, ऑल गर्ल्स कैन स्टिच, अगेन नॉट रिलेटेड, कंक्लूड नहीं कर सकते। थर्ड वन, सम कुक्स आर गर्ल्स, तो डेफिनेटली सिंस ऑल गर्ल्स आर कुक, ऑल गर्ल्स कैन कुक फूड, तो सम कुक्स आर डेफिनेटली गर्ल्स, ये करेक्ट है। फोर्थ वन, बॉयज हु प्ले कैन नॉट स्टिच, क्या ये कंक्लूड कर सकते हैं? बिकॉज बॉयज आर कंप्लीटली इनसाइड द प्ले वाला सेट, तो सारे के सारे बॉयज क्या इनसाइड द प्ले हैं, और बॉयज हमारे स्टिच नहीं कर सकते, तो बॉयज दोज हु प्ले ऑल्सो नॉट स्टिच, तो येस दिस इज ऑल्सो करेक्ट।
क्योंकि सारे ही बॉयज स्टिच नहीं कर सकते, नो बॉय कैन स्टिच, तो डेफिनेटली बॉयज हु प्ले ऑल्सो कैनॉट स्टिच, ये भी करेक्ट है। थर्ड एंड फोर्थ बोथ आर करेक्ट। ठीक है भाई, फोर्थ हमारा जो स्टेटमेंट है, देखो हमने स्टेटमेंट हमारा ओरिजिनली मेंशन था नो बॉय कैन स्टिच, फोर्थ और स्पेसिफिक हो गया बॉयज हु प्ले कैन नॉट स्टिच, बात तो वही है ना। और वैसे भी ऑल बॉयज आर प्लेइंग, बट इवन अदरवाइज अगर मान लो लिमिटेड बॉयज भी प्ले करो तो तब भी ये सही था। ठीक है, क्योंकि अगर हम कहें कि नो बॉय लाइक स्वीट्स और फिर हम कहें बॉयज फ्रॉम एक्स स्कूल डू नॉट लाइक स्वीट, तो दैट विल ऑल्सो भी करेक्ट, बिकॉज एक स्पेसिफिक बात कर रहे हैं हम, बट वो भी सही है, बिकॉज जब कोई भी बॉय स्वीट को लाइक नहीं करता तो उस पर्टिकुलर स्कूल के बॉयज भी लाइक नहीं करते होंगे। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट एंड assumption बेस्ड क्वेश्चन। स्टेटमेंट कह रहा है टू सिक्योर एन एग्जीक्यूटिव मार्केटिंग ऑफर एट अवर फर्म वन मस्ट हैव एक्सपर्टीज इन predictive data analytics pipelines, HR notice in Corporation X। Corporation X का HR notice कह रहा है to secure an executive marketing offer at our firm one must have expertise in predictive data analytics pipelines, यानी कि that is a prerequisite for the marketing offer, expertise in predictive data analytics। Assumption number one, traditional creative marketing skills without data capabilities are no longer valuable to any marketing firm। इसकी बात कर रहा है any marketing firm, क्या ये assumption ले सकता है? क्योंकि हमारा स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ अबाउट कॉर्पोरेशन एक्स है, तो ये तो कंक्लूड नहीं कर सकते ना कि एनी मार्केटिंग फर्म के लिए अब ट्रेडिशनल मार्केटिंग स्किल्स, ट्रेडिशनल क्रिएटिव मार्केटिंग स्किल्स आर इररिलेवेंट नाउ, नहीं कंक्लूड कर सकते, मतलब एजम्पशन नहीं हो सकता ये। ठीक है, ये एजम्पशन नहीं हो सकता, इसका अदरवाइज भी बाकी फैक्टर्स हो सकते हैं कॉर्पोरेशन एक्स के लिए टू टेक दैट पर्टिकुलर स्टैंड, इजंट इट? सेकंड वन, कॉर्पोरेशन एक्स वैल्यूज डेटा ड्रिवन प्रेडिक्टिव ऑप्टिमाइजेशन फ्रेमवर्क्स विद इन इट्स करंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी। दिस मेक सेंस, क्योंकि उनको चाहिए मार्केटिंग के लिए expertise in predictive data analytics pipelines, so corporation X might be valuing data driven predictive optimization framework. The second assumption is right, but first one is not. Only second is implicit, first is not implicit. Okay, next one, if X is a leap year then calendar for the year X plus 1 will be same as which of the following? अगर X हमारा एक leap year है, for example कि हमने कहा 2024, this is a leap year, so X plus 1 will be 2025। तो क्वेश्चन पूछा है कि फॉर विच कैलेंडर ईयर द कैलेंडर ईयर द कैलेंडर विल बी सेम टू 2025, कौन सा ईयर आएगा? आंसर विल बी आफ्टर 6 years इन 2031, तो x plus 1 plus 6 x plus 7 विल बी द आंसर। ओके, तो अगर हमारा लीप ईयर के जस्ट बाद वाला ईयर है तो ठीक 6 years के बाद में हमारा कैलेंडर ईयर रिपीट होगा। ठीक है, लीप ईयर के बाद वाला है, जस्ट बाद वाला है, तो वहां पे 6 years के बाद में कैलेंडर रिपीट होता है। और लॉजिक क्या है इसके पीछे का? लॉजिक ये है क्योंकि हर साल हमारा क्या होता है, इफ देयर इज ऑर्डिनरी ईयर तो 1 day का चेंज आता है, बट ऑन लीप ईयर 2 days का चेंज आता है। और जब हम एक लीप ईयर के राइट आफ्टर वाले ईयर की बात करेंगे तो वहां पे क्या है, 6 years के बाद में क्या होगा, बीच में एक ही लीप ईयर आएगा 2028, तो 6 days का चेंज आएगा प्लस एक डे एक्स्ट्रा चेंज आएगा बिकॉज ऑफ लीप ईयर, यानी कि 7 days का चेंज आएगा, तो कैलेंडर सेम हो जाएगा। यही बात करेंगे 2026 की, यानी कि 2 years आफ्टर द लीप ईयर, तो आफ्टर 11 years द कैलेंडर विल बी सेम, यानी कि दैट ईयर विल बी 2037। और क्यों लॉजिक यहाँ पे 11 years के बाद में होगा? बिकॉज यहाँ पे बीच में 3 लीप ईयर चाहिए, 11 + 3 14, 2028 आएगा, 2032 आएगा और 2036 आएगा, यानी कि 11 + 3 14 days, यानी कि अगेन 0 days का डिफरेंस आएगा, तो कैलेंडर ईयर सेम हो जाएगा। सेम फॉर 2027 ऑल्सो, ये लीप ईयर +3 तो वहाँ पे भी 11 years का गैप आएगा, 2038 का कैलेंडर सेम होगा। तो ये 3 बातें याद रखनी। और एज फार एज लीप ईयर इज कंसर्न तो वहाँ पे 28 years के बाद में कैलेंडर सेम होता है, यानी कि 2032 का कैलेंडर विल बी सेम एज 2024। For leap year 28 years, for leap year +1 6 years, and for leap year +2 or +3 11 years. Okay, next question, complete the following series 7 23 95 479 and 2879। तो 7 से 23 में जा रहा है और लगातार हमारा प्रोडक्ट बढ़ रहा है, वैल्यू बढ़ रहा है, और जिस तरह से तेजी से बढ़ रहा है, शुरू में स्लोली बढ़ रहा है बट तेजी से बढ़ रहा है, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन वाला सीरीज बन रहा होगा। 7 से 23 में जा रहा है तो ऑलमोस्ट 3 times है, 23 से 95 में जा रहा है ऑलमोस्ट 4 times है, और 95 से 5 times है, तो इंटू 3 करेंगे, 7 × 3 21 होगा, +2 करेंगे तब जाके 23 आएगा, 23 × 4 करेंगे 92 आएगा, +3 करोगे तब फिर जाके हमारा 95 आएगा, इंटू 3 +2 इंटू 4 +3, तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा 95 × 5 होना चाहिए, और फिर कितना आएगा, दिस विल बी 450 475 +4 हो रहा है, तो एक्जैक्टली पैटर्न फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट होगा इंटू 6 + 5, और इसके बाद में वैल्यू आएगा इंटू 7 + 6,
ठीक है, यूनिट डिजिट से अकेले काम नहीं चलेगा, सब में यूनिट हमारा 9 आ रहा है, बट 2879 इंटू 7 क्या होगा, दिस विल बी रफली 20,000 के आसपास होगा, क्योंकि 3000 इंटू 7 होता है 21,000, तो 20,000 के आसपास होगा, बाकी सारे ऑप्शन दूर दूर है, ऑप्शन डी ही आंसर होगा, और भी ज़्यादा एक्यूरेट चाहिए होगा, तो 2000 इंटू 7 क्या आ जाएगा, 14,000, 800 इंटू 7 5600, 14,000 5600, इतने सही हमें सफिशियंटली पता चल गया कि 19,600 प्लस आंसर है, तो ऑप्शन ए बी सी तो आंसर हो ही नहीं सकते, तो और ज़्यादा एग्जैक्ट जाने की जरूरत नहीं है, बाकी अदरवाइज देखना ही होता तो देख लेते, 74 490 और 63 490 प्लस 69, तो दिस इज 559, तो 19,600 प्लस 559, दैट इज 2159. Okay, next question. A field surveyor walks 10 meters north, turns 90 degrees clockwise, walks 8 meters, and then takes a 135 degrees anti-clockwise turn. In which final direction is the surveyor facing? Initially क्या जा रहा है वो? He is walking 10 meters north. He is facing north direction. Then he turns 90 degree clockwise. तो अभी तो फेस कर रहा है नॉर्थ, और फेस करने के बाद में 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न कर रहा है, देखिए ही इज बेसिकली टर्निंग राइट एंड वॉकिंग 8 meters. After walking 8 meters, he then takes a 135 degree anti-clockwise turn. Now he is facing east direction. And then he is taking a 130 degrees anti-clockwise turn. 135 degree anti-clockwise. So this will be the direction that he will be facing. Question पूछ रहा है कौन सी डायरेक्शन को फेस कर रहा है. So this is north at the top, south is at the bottom, east is on this side, west is on this side. So northwest is the direction that he is facing. Option B will be the answer. Okay. Next question. 5 men, Ankur, Bharat, Chetan, Dev, Ishan, and their wives Priya, Komal, Rashmi, Sudha, and Tanu join a dance party, but it is not necessary that the order of husbands and wives are the same. So information हमें given है, find out करना है. अब इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा है, तो ऐसे क्वेश्चन को मे भी शायद फंसो, इसमें अटको, तो जहाँ पे ज़्यादा लंबा लैंग्वेज हो, पढ़ने में टाइम लगे, उसको थोड़ा सा बात के लिए रखना चाहिए. क्वेश्चन फिर भी ईजी हो सकता है, और यहाँ पे हमें क्या करना है, हस्बैंड और वाइफ को मैच करना है. मैन है ए बी सी डी एंड आई, ठीक है, क्योंकि नाम सबके डिफरेंट अल्फाबेट्स हैं, तो सबको इजीली हम सिंगल लेटर में लिख सकते हैं. ओके, देन देयर वाइव्स आर PKRS and T. Husbands dance only with their wives. Okay, Chetan has a sister Tanu and has only a brother Ankur. As far as Chetan is concerned, Chetan का एक ब्रदर है अंकुर, and there is a sister Tanu. चेतन मेल है, ब्रदर मेल है, ठीक है, सॉरी ब्रदर अंकुर है, ठीक है, मेल के लिए पॉजिटिव और फीमेल के नेगेटिव, तो तनु इज फीमेल. ओके, इफ देव डांसेस विद तनु, इट मीन्स दैट ही इज डांसिंग विद अनदर मैन्स वाइफ. तो देव की वाइफ तनु नहीं है, दैट इज नोन. इफ देव डांसेस विद तनु, तो दैट मीन्स दैट ही इज डांसिंग विद समवन एल्सेस वाइफ, लेकिन देव की वाइफ तनु नहीं है. भरत डज नॉट डांस विद कोमल और तनु और सुधा, देखिए भरत की वाइफ ना तो कोमल है, ना तनु है, ना ही सुधा है, और तनु इज सिस्टर ऑफ चेतन एंड अंकुर, तो इनकी वाइफ भी नहीं हो सकती. तो तनु के लिए क्या ऑप्शन पॉसिबल है, दैट तनु इज वाइफ ऑफ ईशान. ठीक है, तो ईशान एंड तनु आर कनेक्टेड, हस्बैंड एंड वाइफ्स. नेक्स्ट, प्रिया इज वाइफ ऑफ अंकुर्स ब्रदर. अंकुर्स ब्रदर वाइफ इज प्रिया. अंकुर का ब्रदर कौन है, बिकॉज चेतन हैज ओनली वन ब्रदर, दैट इज अंकुर, तो अंकुर का एक ही ब्रदर है, दैट इज चेतन. तो चेतन की वाइफ कौन है, प्रिया है. चेतन एंड प्रिया आर हस्बैंड एंड वाइफ. देन कोमल डिड नॉट डांस विद देव, लेकिन कोमल इज नॉट द वाइफ ऑफ देव. ओके, अच्छा, अब भरत के लिए केस में है बताए कि कोमल वाइफ नहीं है, तनु वाइफ नहीं है, और सुधा वाइफ नहीं है. कोमल और सुधा वाइफ नहीं है, परवीन और प्रिया भी वाइफ नहीं है, तो कौन बच गया, रश्मि बच गई. तो रश्मि मस्ट बी वाइफ ऑफ भरत. ओके, अब कोमल इज नॉट द वाइफ ऑफ देव, तो कोमल वाइफ हो जाएगी अंकुर की, और सुधा वाइफ हो जाएगी देव की. पूरा डेटा हमारा फिलअप हो गया. क्वेश्चन कर रहा है तनु इज देव्स डॉटर, इन दैट केस हाउ इज सुधा रिलेटेड टू कोमल. तनु डॉटर है देव की. अब तनु, चेतन एंड अंकुर दे आर सिबलिंग्स, दे आर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ देव, और देव की वाइफ है सुधा, दे आर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ देव एंड सुधा. तनु इज देव्स डॉटर, तो तनु का जो हस्बैंड होगा, हाउ सुधा रिलेटेड टू कोमल. ओके, कोमल किसकी वाइफ है, कोमल वाइफ है अंकुर की.
तो सुधा और कोमल का रिलेशनशिप क्या होगा? सुधा का सन है अंकुर, तो कोमल मस्ट बी डॉटर इन लॉ ऑफ सुधा। बट पूछ रहा है सुधा कैसे रिलेटेड है कोमल से, तो सुधा इज मदर इन लॉ ऑफ कोमल। कोमल का रिलेशनशिप नहीं पूछ रहा है, सुधा का रिलेशनशिप कोमल से पूछा, सुधा इज मदर इन लॉ ऑफ कोमल, तो आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, बढ़िया सवाल था। ब्लड रिलेशन प्लस एक प्रॉपर पजल मिक्स किया इस क्वेश्चन में, इजंट इट? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पॉइंटिंग टू अ फ्रेम्ड फोटोग्राफ, Kabir said, "The man in this picture is the only son-in-law of the maternal grandmother of my only younger sister." So, how is the man in the photograph related to Kabir? Kabir क्या है? For this person, younger sister's maternal grandmother, यानी कि सिस्टर की maternal grandmother, यानी कि कबीर की maternal grandmother, isn't it so? So, Kabir's maternal grandmother's only son-in-law is basically father of Kabir. By Kabir sister is maternal grandmother. ठीक है, यानी कि their mother's mother and their mother's mother or maternal grandmother's son-in-law will be their father. And the man in the picture is basically father of Kabir. Option B is the answer. Okay. Next question. A wall clock gains 10 minutes every 24 hours. The clock is set correctly at 8 a.m. on Monday. So what will be the correct time when the clock indicates 6 p.m. on Wednesday? ऐसा क्वेश्चन हमेशा सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि हमें क्लॉक टाइम मेंशन है या फिर एक्चुअल टाइम मेंशन है। ठीक है, जब क्लॉक को सेट किया करेक्टली 8 a.m. ऑन मंडे, तब तो क्लॉक टाइम और एक्चुअल टाइम सेम था। बट जब हम देख रहे हैं फाइनली ऑन वेडनेसडे, तो वेडनेसडे को हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं क्लॉक इंडिकेट कर रहा है टाइम, यानी कि दिस इज बेसिकली क्लॉक टाइम एंड नॉट एक्चुअल टाइम। ठीक है, दिस इज क्लॉक टाइम। एक्चुअल टाइम हमें फाइंड आउट करना है, व्हाट विल बी करेक्ट टाइम। तो वॉल क्लॉक गेन करता है 10 मिनट्स, यानी कि 10 मिनट्स ज़्यादा फास्ट चलता है एवरी 24 आवर्स। ठीक है, तो 24 आवर्स में वॉल क्लॉक इज एक्चुअली शोइंग 24 आवर्स 10 मिनट्स। तो फर्स्ट चीज़ है हमारा एक्चुअल टाइम, और ये है हमारा क्लॉक टाइम 24 आवर्स एंड 10 मिनट्स। 24 आवर्स यानी कि हुआ 1440 मिनट्स एंड क्लॉक टाइम इज 1450 मिनट्स। रेशियो क्या है? 144:145 है कि नहीं? बेसिकली 1 मिनट एक्स्ट्रा चल रहा है। अगर 144 एक्चुअल टाइम है हमारा 144 मिनट्स, सो 1 मिनट एक्स्ट्रा इज फॉर क्लॉक टाइम। क्लॉक इज गेनिंग 1 more minute in every 144 minutes, isn't it so? So from 8 a.m. on Monday to 6 p.m. on Wednesday, कितना टाइम पास हुआ है क्लॉक में? क्योंकि क्लॉक का टाइम है। देखो एक तो 2 days तो पास हुई है, 2 days फ्रॉम मंडे टू वेडनेसडे 8 a.m. और फिर 10 more hours, तो 2 days 10 hours, दिस इज द टाइम इलैप्स्ड। बट ये टाइम कितना है? ये टाइम हो गया हमारा 48 + 10 58 आवर्स। बट दिस इज एज पर क्लॉक टाइम और हमें चाहिए एक्चुअल टाइम। तो क्लॉक टाइम अगर 145 है, एक्चुअल टाइम क्या होगा? 144 होगा। तो या तो ऐसे निकाल लो 144/145 × 58 आवर्स, बट बेटर क्या होगा, क्योंकि हमें सब्ट्रैक्ट करना है लास्ट में, तो हमें देखना है कि 144 अगर हमारा एक्चुअल टाइम है, 145 क्लॉक टाइम है, तो 1 मिनट हमारा इंक्रीज कर रहा है फॉर एवरी 144 मिनट्स। तो अगर हम 1 मिनट का एडजस्टमेंट कर दें, हमारा क्लॉक टाइम 145 है, अगर हम 1 मिनट सब्ट्रैक्ट कर दें उसमें से, 145 में से 1 मिनट सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें एक्चुअल टाइम मिल जाएगा। तो यहाँ पे 58 आवर्स में कितना सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा? कितना सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा? 1/145 × 58। ओके, तो वैल्यू क्या आ जाएगा? 29 × 2 58, 29 × 5 145, यानी कि 2/5 आवर्स मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। तो 6 p.m. माइनस 2/5 आवर्स क्या होगा? इंटू 60 कर दो, 24 मिनट्स। तो 24 मिनट्स सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर आ जाएगा हमारा एक्चुअल टाइम विल बी 5:36 p.m. दिस इज एक्चुअल टाइम। और ठीक है, ऑप्शन ए इज आंसर। बाकी सीओडी तो वैसे भी आंसर नहीं, उसमें क्लॉक हमेशा गेन कर रही है, क्लॉक टाइम मेंशन है तो एक्चुअल टाइम लेसर होगा, हायर तो हो भी नहीं सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 3, 5, 14, 48 and 200, so what would be the next number? 3, 5, 14, 48 and 200, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा? यहाँ पे भी इंक्रीज बहुत फास्ट है, तो कहने के मल्टीप्लिकेशन वाली कनेक्शन बन रहा है शायद। 3 से 5 पे गए, रफली 2 टाइम्स है। 5 से 14 रफली 3 टाइम्स है। 14 से 48 पे, अब यहाँ भी 3 टाइम्स से 4 टाइम्स के बीच में ही लग रहा है, और फिर 48 से 200 पे रफली 4 टाइम्स है।
यानी कि यहाँ अगर 4 टाइम्स है 48 से 200 पे, तो ये 3 टाइम्स होगा। ठीक है, सो अगर दिस इज लेट अस से 48 इंटू 4, 192 प्लस 8 हो रहा है। यहाँ पे 14 इंटू 3, 42 प्लस 6 हो रहा है। 5 इंटू 2, 10 प्लस 4 हो रहा है। हाँ, कनेक्शन मिल गया। 3 इंटू 1 प्लस 2, तो 3 इंटू 1 प्लस 2, 5 इंटू 2 प्लस 4, 14 इंटू 3 प्लस 6, 48 इंटू 4 प्लस 8, यानी 200 इंटू 5 प्लस 10 करेंगे, सो दैट विल बी 1010। ऑप्शन डी विल बी द आंसर, 1010। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एक्ने कैन बी कोडेड एज 3 7 29 11, सेन वाइल का कोडिंग क्या होगा? तो एक्ने के लिए कोडिंग है 3 7 29 एंड 11। तो ए के लिए कोडिंग आ रहा है 3, सी के लिए आ रहा है 7, जबकि ए का प्लेस वैल्यू 1 है, सी का है 3, और एन का क्या है? एन का है 14, ई का है 5। तो प्लेस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 1 हो रहा है। 1 के लिए 3, 3 के लिए 7, 14 के लिए 29, देखिए इंटू 2 प्लस 1 सारे वैल्यूज के लिए। तो बस यही काम बॉयल के लिए भी करना है, बी ओ आई एल। तो बी का वैल्यू है, प्लेस वैल्यू 2 है, 2 का 15 है, आई का 9 है, एल का 12 है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? 5 31 19 एंड 25। ऑप्शन डी इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर इन द गिवन शेप? इस शेप में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स क्या होंगे? तो हमेशा एक ऑर्डर में कैलकुलेट करो। अब कुछ ट्रायंगल्स हमारे बनेंगे सीधे, कुछ होंगे उल्टे बनेंगे रिवर्स में। ठीक है, सो उनको सेपरेटली कैलकुलेट करेंगे। अब सबसे पहले 1 क्रॉस 1 स्मॉल साइज वाले ट्रायंगल्स को कैलकुलेट करो, कितने हैं? सो 1 ऑन द टॉप, देन 3, देन 5, देन 7। सो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 8 12 प्लस 4 16। 1 क्रॉस 1 के 16 है। अब सीधे उल्टे दोनों ही काउंट कर लिया हमने 1 क्रॉस 1 वाले। ठीक है, अब 2 क्रॉस 2 वाले देखते हैं। 2 क्रॉस 2 नहीं, ऐसे 1 यूनिट साइज के और फिर 2 यूनिट साइज के, यानी हाइट 1 यूनिट का और हाइट 2 यूनिट्स का। तो 1 यूनिट हाइट वाले तो देख लिया हमने। 2 यूनिट साइज के कितने होंगे? एक तो ये हो गया। ठीक है, सो दिस इज 1। देन नेक्स्ट लेवल पे 2 ट्रायंगल्स आर देयर। देन नेक्स्ट लेवल पे 3 ट्रायंगल्स आर देयर। तो टोटल 6 ट्रायंगल्स हो गए सीधे हमारे, प्लस अब रिवर्स डायरेक्शन में कितने हैं? एक ट्रायंगल ही बन रहा है हमारा रिवर्स में। दिस इज द ओनली ट्रायंगल 2 क्रॉस 2 का। और 3 क्रॉस 3 का तो कोई उल्टा ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, उल्टे में एक ही ट्रायंगल बन रहा है हमारा 2 क्रॉस 2 का, इससे बड़ा कोई ट्रायंगल बनेगा नहीं। तो अब हमें सीधे ट्रायंगल ही कैलकुलेट करना है इसके बाद में। ठीक है, तो एक सेकंड, कलर चेंज हो गया। हाँ, 6 + 1। अब 3 यूनिट्स हाइट वाले कितने ट्रायंगल्स बनेंगे? तो एक बनेगा हमारा, ये हो गया, और फिर 2 और बनेंगे, तो 3 ट्रायंगल्स हो गए ना। 4 यूनिट हाइट वाला एक ही ट्रायंगल है। सारे के सारे ट्रायंगल्स आ गए। 16 + 7 23 + 4 27 ट्रायंगल्स इन टोटल आर देयर। ऑप्शन सी इज द आंसर, 27 इन टोटल ट्रायंगल्स विल बी देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द डायग्राम police represents the circle, corrupt represents the triangle. So this is police, this is corrupt, and poet represents square. So this is poet, and married represents the rectangle. And question is asking about unmarried police officers, यानी कि outside the rectangle, unmarried police officers यानी police officers हैं, they are inside the circle but outside the rectangle. तो क्या क्या केसेस पॉसिबल हैं? ये केस पॉसिबल बच्चे हमारे पास। ठीक है, because they have to be inside the circle but outside the rectangle, and then who are not corrupt, तो corrupt नहीं होना है, लेकिन they are not inside the triangle, so 3 cannot be the answer. And but they are poets also, poets हैं, तो they must be represented by 8. Option B is the answer. Okay, next question, 5 statements are given followed by the options consisting of 3 statements put together in a specific order. Choose the option which indicates a conclusion drawn from the preceding 2 statements. A, C and D, all models are pretty, Ruby is pretty, so Ruby is a popular heroine. अब हीरोइन के बारे में तो कहीं पे भी ए और सी में बात नहीं कर रहा, ये में बात कर रहा है ऑल मॉडल्स आर प्रेटी। सी अगर कह रहा है रूबी इज प्रेटी, तो यहाँ से क्या कह सकते हैं हम? यहाँ से कुछ भी नहीं कह सकते इनफैक्ट। ठीक है, अगर ए और सी से कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते। ऑल मॉडल्स आर प्रेटी, अगर हम कहते हैं कि सी में हो लिखा होता रूबी इज मॉडल, तब तो कह सकते थे कि रूबी इज प्रेटी। ठीक है, अगर होता ऑल मॉडल्स आर प्रेटी,
देन होता रूबी इज अ मॉडल, तब यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं रूबी इज प्रेटी, बट ऐसा तो कुछ मेंशन नहीं है, तो ए सी डी से कंक्लूजन नहीं ड्रॉ कर सकते। डी सी ए, डी कह रहे रूबी इज अ पॉपुलर हीरोइन, सी रूबी इज प्रेटी, सो ऑल मॉडल्स आर प्रेटी, अगेन नो कंक्लूजन। ई डी सी, some popular models are pretty, Ruby is a popular heroine, and then C, Ruby is pretty. So यहाँ से भी कंक्लूड नहीं कर सकते, एक तो पहली बात है हीरोइन लिखा हुआ, हीरोइन मॉडल आर नॉट द सेम एनीवे। लास्ट ए बी एंड डी, ऑल मॉडल्स आर प्रिटी, सम मॉडल्स आर पॉपुलर, तो सम पॉपुलर मॉडल्स आर प्रिटी, ठीक है, क्योंकि ऑल मॉडल्स आर प्रिटी, तो यस सम पॉपुलर मॉडल्स आर प्रिटी, दैट इज करेक्ट, ए बी ई इज करेक्ट। All models are pretty, some models are popular, so yes some popular models are pretty, that is also correct. So A B E will be the correct connection in this particular question. Okay, next, there are 6 professors in physics department and they are P Q R S T and W, all are sitting around a hexagonal dining table to have lunch. फिर हमें कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, तो अरेंजमेंट करते हैं, इनका हेक्सागोनल बनाते हैं, हेक्सागोनल टेबल फॉर्म करते हैं। P Q R S T and W, all are sitting around the hexagonal table, और टेबल में इनसाइड ही फेस कर रहे होंगे बैठ के, क्योंकि डिनर करना है उनको। Q इज सिटिंग बिटवीन W एंड R, तो W एंड R के बीच में Q इज सिटिंग। ऑर्डर हमें पता नहीं है, तो बोथ डायरेक्शन में बना लो। T इज सिटिंग बिटवीन T एंड S, T P एंड S ऑर्डर यहाँ भी नहीं पता है। एंड W सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ S, W इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ S, तो अगर मैं S को फॉर एग्जाम्पल इस प्लेस पर रखा, W इज सिटिंग ऑन दिस प्लेस, W Q R साथ में ही बैठे हैं, W के एडजेसेंट Q देन R, और S के एडजेसेंट क्या है P देन T, फिक्स हो गए सारे के सारे। तो हु इज सिटिंग बिटवीन P एंड W, S is sitting between P and W. Option D will be the answer. Okay. Next question. Arrange the given words in the sequence in which they occur in the dictionary: amphibian, amorphous, ambidextrous, ambiguous and ambivalent. पहले आएंगे एम्बी वाले, तो डी एंड ई पहले आएंगे, ठीक है। एम्बीग्यूअस एम्बीवैलेंट, तो पहले डी आएगा, बिकॉज एम्बी के बाद में जी आ रहा है, फिर यहाँ पे वी आ रहा है, तो डी फॉलोड बाई ई। फिर आएंगे हमारे एम्फी और एमॉर्फस, तो एमॉर्फस आएगा, उसके बाद में डी ई देन बी, एंड देन फाइनली एम्फी बी एन एम्फी डेक्स्ट्रस, एम्फी के बाद में बी आ रहा है यहाँ पे और डी आ रहा है यहाँ पे, तो ए देन फाइनली सी, तो डी ई बी ए सी, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑर्डर इन दिस केस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6, 11, 21, 38 and 64, so what will be the next term? 21, 38 and 64, so what will be the next term? 6 से 11 पे जा रहे हैं, तो 5 का इंक्रीमेंट आ रहा है, अच्छा इंटू 2 -1 हो रहा है क्या? 6 से 6 इंटू 2 12 -1 11 आएगा, 11 इंटू 2 22 -1 21 आएगा, बट 21 इंटू 2 करेंगे तो फिर -4 करना पड़ेगा, 30 इंटू, यानी कि बाद में हमारा कनेक्शन नहीं बैठ रहा है, तो इंटू 2 मल्टीप्लिकेशन वाला कनेक्शन तो यहाँ पे नहीं है। +5 किया 11 आया, +10 किया 21 आया, फिर +17 करेंगे 38 आएगा, +26 करेंगे 64 आएगा। ओके, अभी भी मामला बना नहीं, 5, 10, 17, 26, 5 से 10 5 बढ़ाया, 10 से 17 7 बढ़ाया, 17 से 26 9 बढ़ाया, तो अब यहाँ पे कनेक्शन हमारा बन गया है 5, 7 और 9। तो नेक्स्ट क्या करेंगे, 11 का इंक्रीज करोगे, यानी कि 37 ऐड करोगे, 26 + 7 37 ऐड करोगे, 64 + 37 दैट इज इक्वल टू 90 + 11 101, नेक्स्ट टर्म विल बी 101, ऑप्शन सी विल बी द आंसर। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नेक्स्ट फिगर ऑफ द गिवन सीरीज। अब हमें पैटर्न गिवन है, 5 फिगर्स दिए हैं एक साथ में, और फिर फाइंड आउट करना है कि इसके बाद का नेक्स्ट पैटर्न क्या होगा। तो पहले कनेक्शन फाइंड आउट करते हैं कि कैसे हमारा पैटर्न सीक्वेंस में आ रहा है। तो फर्स्ट से सेकंड में क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, फर्स्ट फिगर से सेकंड में क्या चेंज हुआ, फर्स्ट और सेकंड में देखो टॉप और बॉटम तो सेम है, टॉप सेम है, बॉटम भी सेम है, लेफ्ट और राइट इंटरचेंज हो गया, जो लेफ्ट है और राइट में है इन द फर्स्ट फिगर वो इंटरचेंज हो गया सेकंड में, सेकंड से थर्ड में आ रहा है कि तो क्या हो रहा है, लेफ्ट और राइट सेम है, टॉप और बॉटम इंटरचेंज हो गया है कि नहीं। फर्स्ट से सेकंड में हमने लेफ्ट राइट को इंटरचेंज किया, सेकंड से थर्ड में आए तो टॉप और बॉटम को इंटरचेंज कर दिया,
और फिर थर्ड से फोर्थ में आ रहे तो क्या हो रहा है, लेफ्ट और राइट भी इंटरचेंज हो रहा है, टॉप और बॉटम भी इंटरचेंज हो रहा है. बेसिकली फ्रॉम फर्स्ट टू फोर्थ जो फिगर फर्स्ट में है वही सेम फोर्थ में भी आ जा रहा है, यानी कि साइक्लिक है. ये पैटर्न हमारा साइक्लिक है. जो फर्स्ट में है वही सेम फोर्थ में है, जो सेकंड में है वही सेम हमारा फिफ्थ में है, जो थर्ड में है वही सेम हमारा सिक्स में आ जाएगा. रेपिटेशन हो रहा है क्लियरली. जो थर्ड में है वही हमारा आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन दिस वन विल बी द आंसर. ठीक है, ये आंसर हो जाएगा हमारा. क्या अप्रिशिएट कर पा रहे हो? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क. तो पहले पैटर्न में हमें दिख रहा है 5, 6, 3 एंड 10. इन द नेक्स्ट पैटर्न देर आर 6, 6, 9 एंड 4. और लास्ट में हमें मिल रहा है 9, 8, 18 और क्वेश्चन मार्क में हमें वैल्यू फिल करना है. ओके, तो 5, 3, 6 एंड 10. 5 इंटू 10 है, ठीक है, 5 इंटू 10 है, 3 इंटू 6 है, बट ऐसा कुछ कनेक्शन नहीं बनता. 6 इंटू 12 होता तब तो समझ में आता. 5 इंटू 6, हॉरिजॉन्टल नंबर्स हमारे जो है आउटसाइड फिगर मेंशन है. 5 इंटू 6 करोगे दैट इज 30 और 10 इंटू 3 इज ऑल्सो इक्वल टू 30. क्या ये पैटर्न फॉलो कर रहा है आगे भी? हाँ, आगे ही फॉलो कर रहा है. 6 इंटू 6 इज 36 एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 9 इंटू 4. यही सेम पैटर्न यहाँ पे फॉलो करेगा. 9 इंटू 8 is equal to 72, that must be equal to 18 into question mark. The question mark will be equal to 4. 4 will be our answer, which is option D. This case. Okay. Clear है? तो आंसर हमारा इस केस में 4 हो जाएगा. ठीक है. सो दीज आर ऑल द क्वेश्चंस इन दिस सेशन. जो भी क्वेश्चन डिस्कस आई बिलीव सारे के सारे समझ में आएंगे. किसी भी क्वेश्चन में कहीं डाउट नहीं रहा होगा. अगर कहीं भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट जरूर मेंशन करना. सेशन अगर पसंद आया तो उसको लाइक करना है. अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर देना. एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन. बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट. एंड दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन. बाय बाय, टेक केयर एंड कीप रनिंग.